नमस्कार, मैं पलक और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत ने बीते वर्षों में कई बड़े बदलाव देखे, लेकिन बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और किसानों की स्थिति जैसी समस्याएं आज भी गंभीर बनी हुई हैं। आज हम इन सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं बेरोजगारी और नौकरी की स्थिति से। बेरोजगारी भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक रही है। हर साल लाखों युवा डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन सभी को रोजगार नहीं मिल पाता। सरकारी नौकरी में कटौती हुई, जबकि निजी क्षेत्रों में भी स्थायी नौकरी की संख्या घटी है। बेरोजगारी के कारण सरकारी भर्तियों में देरी और परीक्षा घोटाले, पारंपरिक उद्योगों में नौकरियों की कमी, नई तकनीकी विशेष रूप से ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हो रही हैं। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं में और अन्य क्षेत्रों में रोबोट्स और स्मार्ट सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे मानव श्रमिकों को की आवश्यकता कम हो रही है। ऑटोमेशन, इससे मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन प्रक्रियाएं अधिक कुशल और तेज़ी से हो रही हैं, लेकिन इससे बहुत सी नौकरियों में कटौती भी हो रही है। कई श्रमिकों को रोबोट्स और मशीन्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो काम को तेज़ी से और बिना गलती के करते हैं। छोटे व्यापारों पर बढ़ता दबाव। बेरोजगार युवा, हमने पढ़ाई की लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। गरीबी और आर्थिक असमानता। गरीबी को ख़त्म करने के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन ज़मीन पर हालात उतने नहीं बदले। करोड़ों लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। गरीबी के बड़े कारण। महंगाई में लगातार इजाफा, असंगठित क्षेत्र में मजदूरी की असीमितता, शहरी और ग्रामीण इलाकों में आय का बड़ा अंतर, महामारी के बाद आर्थिक संकट। गरीब परिवार का कहना है रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। भ्रष्टाचार और काला धन। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन बड़े घोटाले अब भी सामने आते रहते हैं। बड़े घोटालों का असर। सरकारी धन की हेराफेरी से विकास योजनाओं पर असर। आम लोगों का न्याय प्रणाली से भरोसा कम होना। सरकारी और निजी क्षेत्रों में पारदर्शिता की कमी। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम ज़रूरी हैं, लेकिन कार्यवाही सभी पर समान होनी चाहिए। उद्योगपतियों की तरक्की और आर्थिक असमानता। बड़े उद्योगपति और कंपनियों कैसे बढ़ी। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेक्टर का तेज विकास। सरकारी नीतियों का लाभ उठाने वाली कंपनियां आगे बढ़ीं, छोटे व्यवसाय और मंझले उद्योग दबाव में आए। आर्थिक विकास ज़रूरी है, लेकिन इसका लाभ सभी को मिले, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसानों की परेशानियां। फसलों का उचित मूल्य न मिलना, कर्ज के बढ़ते बोझ से आत्महत्या, सरकारी योजनाओं का सही तरह से लागू न होना, जलवायु परिवर्तन का खेती पर असर। हम मेहनत करते हैं लेकिन सही दाम नहीं मिलते, ऐसा कहना है किसानों का। सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण। सांप्रदायिकता तनाव क्यों बढ़ाता है, और धर्म या राजनीति का मेल। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का प्रसार, वोट बैंक की राजनीति और ध्रुवीकरण। देश की एकता बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति। जब राजनीतिक दल एक खास समुदाय, जाति, धर्म या समूह को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाते हैं, ताकि उस समूह से अधिकांश वोट प्राप्त किए जा सकें। ये दल उन समूहों के हितों में और भावनाओं को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें अपने पक्ष में लेने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं और वादे करते हैं। मुख्य तनाव, समूह आधारित अपील। राजनीतिक दल अपने प्रसार और योजनाओं को खास समुदायों और समूह के अनुसार ढालते हैं। जातिवाद और धर्मवाद। चुनावी माहौल में दल अक्सर जाति, धर्म या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर लोगों से समर्थन मांगते हैं। वादे करने की रणनीति। वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा उन समुदायों के लिए विशेष लाभ, योजनाओं और सुविधाओं का वादा किया जाता है।
लोगों को उससे नुकसान क्या क्या होते हैं? यह रणनीति समाज में ध्रुवीकरण और असमानताएं बढ़ा सकती है, क्योंकि समाज को समुदायों और जातियों में बांध दिया जाता है। ये वोट बैंक बनाने के लिए किए गए वादे आमतौर पर लंबे समय में विकास के बजाय अस्थायी समाधान हो सकते हैं। ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब है समाज या समुदायों का दो विपरीत ध्रुवों में बट जाना, जहां विभिन्न समूहों के बीच तनाव, मतभेद और इंटॉलरेंस बढ़ जाती है। यह अक्सर चुनावों के दौरान और खासकर वोट बैंक की राजनीति में देखा जाता है। यह राजनीतिक दल जानबूझकर धार्मिक, जातियां और सामाजिक मुद्दों को उभारते हैं, जिससे समाज में कट्टरता और ध्रुवीकरण पैदा होता है। मुख्य कारण: धर्म, जाति और क्षेत्रीय पहचान का इस्तेमाल। जब राजनीतिक दल धर्म, जाति या क्षेत्रीय मुद्दों को बढ़ावा देते हैं तो यह समाज में बंटवारा और विरोध उत्पन्न करते हैं। संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी। रणनीतिक नेता ऐसे बयान देते हैं जो समुदायों के बीच विरोध और नफरत को बढ़ा देता है। मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल भी ध्रुवीकरण को बढ़ाने में किया जाता है, क्योंकि यह आसानी से भावनाओं को भड़काने का काम करता है। नुकसान: यह समाज में असहमति, नफरत और हिंसा का कारण बन सकता है। चुनावों के बाद सरकारें और राजनीतिक दल समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच एकता बनाए रखने में संघर्ष कर सकते हैं, सामाजिक सद्भावना और एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। वोट बैंक की राजनीति और ध्रुवीकरण का आपसी संबंध। वोट बैंक की राजनीति अक्सर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। जब राजनीतिक दल एक खास समुदाय या जाति को अपनी वोट बैंक में बनाने की कोशिश करते हैं तो वे अक्सर उन मुद्दों को उभारते हैं जो समाज में विभाजन पैदा करते हैं। इस तरह से वोट बैंक की राजनीति समाज में ध्रुवीकरण को गहरा करती है, जिससे सामुदायिक और एकता की भावना कमज़ोर होती है। ये दोनों पहलू लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि समाज का ध्यान और विकास व्यवस्थित मुद्दों से हटकर इन जनकारी मुद्दों पर चल जाता है। भविष्य की राय। भारत ने बीते वर्षों में बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी और किसानों की स्थिति जैसे मुद्दे अभी भी गंभीर हैं। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन क्या ज़मीनी हालात बदले? यह सवाल हम सभी के लिए अहम है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? धन्यवाद। यह रही आज की रिपोर्ट।